अच्छा, स्ट्रोक शुरू करते हैं तो स्ट्रोक किसे कहते हैं? ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम मिले और ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाए तो वो स्ट्रोक कहलाता है, ठीक है। तो स्ट्रोक इन्होंने यही बात लिखी हुई, सडन ऑनसेट ऑफ फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। जब ब्रेन के सेल्स डैमेज हो जाएंगे, एक स्पेसिफिक जगह पे डैमेज हो गए ना, तो एक फोकल, वो जो जगह है वो एक फोकल पॉइंट है, उसका जो फंक्शन है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सपोज एक ब्रेन का एक पार्ट का फंक्शन है हैंड हिलाना, हैंड की मूवमेंट, मोटर कंट्रोल ऑफ हैंड। तो अगर वो पार्ट डैमेज हो गया है तो उसके रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आता है, ठीक है। तो स्ट्रोक और टीआईए में क्या फ़र्क है? अगर सेल्स डैमेज हो जाए, ठीक है, तो वो स्ट्रोक कहलाता है। अगर डैमेज ना हो लेकिन ब्लड सप्लाई थोड़ी देर के लिए कम हो, तो स्ट्रोक के जैसे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन वो रिवर्सिबल होते हैं, वापस पेशेंट ठीक हो जाता है। तो अगर 24 और से ज़्यादा सिम्टम्स रहे स्ट्रोक के, तो वो स्ट्रोक कहलाएगा। अगर 24 और से कम, ज़्यादातर 1 घंटे से भी कम के सिम्टम्स होते हैं टीआईए के, तो वो टीआईए कहलाता है, ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक। ट्रांजिएंट मतलब थोड़े टाइम के लिए, इस्कीमिक ऑक्सीजन की कमी एक जगह पे, उसकी वजह से अटैक आना, एक सिम्टम्स आना स्ट्रोक के। तो स्ट्रोक इन एवोल्यूशन, ये कि कोर जो है स्ट्रोक है, जिसमें जो है वक्त के साथ साथ और भी ज़्यादा सेवियर सिम्टम्स होने शुरू होते हैं। स्ट्रोक एक पेशेंट को स्टार्ट में हुए और वो साथ ही साथ सेवियर होता जा रहा है। इसके अलावा कंप्लीटेड स्ट्रोक मतलब एक पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है, अब वो उससे ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रहा, बस वो उधर ही रुक गया वो स्ट्रोक। उस पेशेंट को ब्लड सपोज हेमीप्लेजिया हो गया एक साइड का, वो हेमीप्लेजिया ही है, उससे ज़्यादा नहीं हुआ। तो क्लासिफिकेशन स्ट्रोक की दो किस्म की होती है। देखिए, आपका जो ब्रेन है उसको आर्टरीज जा रही है ना, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन को देती है। एक आगे की तरफ आर्टरी होती है सेरेब्रल आर्टरी, जो नेक के साइड से जा रही होती है, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी जो होती है ऊपर जाके सेरेब्रल आर्टरीज में डिवाइड होती है, एक एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी होती है, एक मिडल और एक पोस्टीरियर। इसी तरह आपके जो वर्टिब्रा है, इधर से एक आर्टरी गुजर के ऊपर जाती है ब्रेन की तरफ, उसको कहते हैं वर्टिब्रो बेजिलर आर्टरी। तो एक पीछे की तरफ से जा रही है आर्टरी ब्रेन की तरफ, एक आगे से ये नेक के साइड से जा रही है कैरोटिड आर्टरी, जो कि सेरेब्रल आर्टरीज बनती है। तो ये ब्लड दे रही है ब्रेन को। अगर इसकी ब्लड रुक जाए, ब्लड ब्रेन को जाना कैसे रुक सकता है? या तो इधर एथीरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, एथीरोस्क्लेरोसिस में नैरोइंग हो जाती है, या कोई ब्लड क्लॉट उस आर्टरी को रोक रहा है, उसमें फंस गया है, जिसकी वजह से ब्लड नहीं जा रहा ब्रेन को। तो जब इन दो रीजंस की वजह से होता है तो इसको इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं, सही है। मतलब ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इस्कीमिया। हेमोरेजिक मतलब आर्टरी रप्चर हो जाए। अगर आर्टरी जो है, जो आर्टरीज ब्रेन को गई होती है, वो अगर रप्चर हो जाए, वो डिपेंड करता है लोकेशन पे है। सब रेक्नॉइड रीजन में अगर रप्चर हो जाए तो सब रेक्नॉइड हेमरेज कहलाता है। अगर ब्रेन के अंदर टिश्यूज़ के अंदर आर्टरी रप्चर हो जाए तो उसको अलग नेम कहते हैं, इंट्राक्रेनियल हेमरेज कहते हैं। तो अगर आर्टरी रप्चर हो जाए, उसकी वजह से भी आगे जो टिश्यूज़ है उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही, तो तब भी स्ट्रोक होता है। तो इसी बेसिस पे दो किस्म है स्ट्रोक्स की, इस्कीमिक स्ट्रोक जो कि मोस्ट कॉमन टाइप है, और एक है हेमोरेजिक स्ट्रोक जो कि लेस कॉमन टाइप है। और फेटल जो है ज़्यादातर 15%, ये हेमोरेजिक स्ट्रोक ही ज़्यादा फेटल होता है, ज़्यादा डेडली होता है। हेमोरेजिक में फिर दो टाइप से ही आगे आएगी, अभी मैंने आपको बता भी दिया। अच्छा, रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से एक पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है, एक बंदे को स्ट्रोक हो सकता है। बाज़ रिस्क फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि मॉडिफाई आप कर सकते हैं, बाज़ है जिसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, जैसे एज हो गया, जेंडर हो गया, रेस हो गई। वैस्कुलर इवेंट एक पेशेंट को इससे पहले हुआ है, वो तो अब चेंज नहीं हो सकता, उसको हो गया तो हो गया, जिसकी वजह से स्ट्रोक के चांसेस और बढ़ सकते हैं। मॉडिफाइबल फैक्टर्स, हाइपरटेंशन हो गया जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, हेमोरेजिक स्ट्रोक ज़्यादातर होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों किस्म के स्ट्रोक हो सकते हैं। हाइपरलिपिडीमिया, जिसकी वजह से एथीरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, जब लिपिड ज़्यादा होगा उसकी वजह से एथीरोस्क्लेरोसिस और स्ट्रोक हो सकता है। हार्ट डिजीज़ को यो, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट बन के ऊपर जा सकता है और स्ट्रोक काज कर सकता है, इस्कीमिक स्ट्रोक। इसके अलावा स्मोकिंग हो गई, स्मोकिंग दोनों किस्म के स्ट्रोक काज कर सकती है, इस्कीमिक और हेमोरेजिक। अल्कोहल हो गया, पॉलीसाइथीमिया हो गया। इसके अलावा एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जो है ब्लड क्लॉट काज करता है ज़्यादातर, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है। तो TIA सबसे पहले जो हमने बताया कि स्ट्रोक की तरह जो होता है सिम्टम्स होते हैं, लेकिन 24 आवर से कम होते हैं इसके सिम्टम्स। अगर एक पेशेंट को TIA हुआ है, मतलब बैठा हुआ है और एकदम से उसे सिम्टम्स आने शुरू हो गए, कौन से सिम्टम्स आने शुरू हो गए हैं? वो होता है, इसके लिए जो सिम्टम्स होते हैं, फेशियल ड्रूपिंग हो गया, एक साइड वीकनेस हो जाए, फास्ट इसके लिए रूल होता है ना, स्पीच डिस्टर्बेंस हो जाए, तो आर्म्स वीकनेस, F से फेशियल, A से आर्म्स वीकनेस, S से स्पीच डिस्टर्बेंस। तो
ये जब 3 होते हैं तो स्ट्रोक के सिम्टम्स आ रहे हैं इस पेशेंट को। अगर 24 आवर्स के कम के लिए तो TIA कहलाता है। तो जिस पेशेंट को TIA के सिम्टम्स आते हैं उसकी भी तो आर्टरी थोड़ी बहुत नैरो हुई होती है, लेकिन इतनी नैरो नहीं होती कि वो सेल्स को डैमेज कर दे, वो थोड़ी बहुत नैरो हुई होती है। तो ऐसे पेशेंट्स प्रोन टू स्ट्रोक भी होते हैं। TIA के जो पेशेंट्स हैं उनको स्ट्रोक हो सकता है। उसके लिए ये टेबल बना गया है कि उनको कितना रिस्क है स्ट्रोक होने का। अगर एक पेशेंट को TIA आया है और उसके लिए ABCD स्क्वायर रूल है। A से मतलब एज, इसमें जो B है उससे BP, C से क्लिनिकल फीचर्स, D से D स्क्वायर है ना, तो मतलब 2 बार D, तो ड्यूरेशन और डायबिटीज़। अगर एक पेशेंट है उसकी एज 60 या 60 से ज़्यादा है तो उसको हम एक स्कोर देंगे, +1 पॉइंट देंगे। इसी तरह अगर BP 140/90 से ज़्यादा है उसको +1। क्लिनिकल फीचर्स में अगर सिर्फ वीकनेस है एक साइड पे तो +2 पॉइंट। अगर सिर्फ स्पीच इम्पेयरमेंट है विदाउट एनी वीकनेस तो उसको 1 पॉइंट देंगे। ड्यूरेशन अगर 60 मिनट से ज़्यादा है तो इधर इन्होंने 1 पॉइंट लिखा हुआ है। अगर 60 मिनट से कम है तब भी 1 पॉइंट लिखा हुआ है। चाहिए था कि 60 मिनट से ज़्यादा 2 पॉइंट्स होता। अच्छी बुक जो इरफान मसूद की बुक है। डायबिटीज़ पेशेंट को है तो उसको चांसेस और भी ज़्यादा है स्ट्रोक के, तो +1 पॉइंट। तो ये जब सारे प्लस करते पॉइंट, तो अगर आपके जो है अगर ये 0 से 3 तक स्कोर आ रहा है तो उसका चांसेस है कि उसको अगर TIA हुआ है उसके 48 आवर्स के अंदर अंदर उसे 1% चांस है स्ट्रोक होने का। अगर उसके 4 to 5 स्कोर आ रहा है इसका मतलब है कि उसे अगर 4 से 5 पॉइंट्स बन रहे हैं तो 4.1% उसे रिस्क है। अगर 6 to 7 पॉइंट्स बन रहे हैं तो ये हाई रिस्क पेशेंट है, इसको 8% चांसेस है कि इसको स्ट्रोक हो जाए। TIA का अगर पेशेंट है और इसकी सारे ये मैच हो रहा है। फिर TIA पढ़ लिया, अब आते हैं इस्कीमिक स्ट्रोक जो पहली स्ट्रोक की टाइप है, फिर इसके बाद हेमोरेजिक स्ट्रोक। ठीक है, तो इस्कीमिक स्ट्रोक में क्या होता है, सेरेब्रल इन्फार्क्शन हो जाती है, वही जो ब्लड फ्लो की वजह से जो डैमेज हो जाता है, ब्लड फ्लो जब नहीं मिलती तो आर्टरी में ऑक्लूजन ज़्यादातर होती है जिसकी वजह से इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। ठीक है, तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है कि जब ब्लड फ्लो कम है तो उसकी वजह से सेल हाइपोक्सिया होगा। ठीक है, सेल में ऑक्सीजन कम होगी, ऑक्सीजन जब कम होगी तो ATP नहीं बनेंगे, ATP जब नहीं होगे तो जो ATP जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल आयनिक ग्रेडियंट को बरकरार रखने के लिए सेल मेम्ब्रेन के दरमियान, ठीक है, सेल डिपोलाइजेशन के लिए इसका काम है। अगर वो नहीं होगी तो इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम और कैल्शियम आयन होगी सेल के अंदर, एडिमा होगा सेल के अंदर और उसकी वजह से वाटर इनटू सेल ज़्यादा होगा और उधर एडिमा हो जाएगा और डैमेज हो जाएगा। तो ये इस्केमिक कोर और इस्केमिक पेनोमरा, जिस जगह पे स्ट्रोक होता है, जिस जगह पे ब्लड सप्लाई कम है, तो उस ब्रेन के जो सेल्स है जिधर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी है वो इस्केमिक कोर होती है वो जगह। उधर ब्लड फ्लो एज लो एज 10 मिलीलीटर पर 100 ग्राम होता है। ठीक है, जबकि इस्केमिक पेनोमरा उस रीजन के साथ जो टिश्यूज़ है उधर जो है ब्लड सप्लाई उधर भी कम होती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू जो उसके दरमियान वाली रीजन होती है उसके कंपेयर में थोड़ी सी होती है। तो जो इस्कीमिक कोर होता है उधर के जो सेल्स होते हैं वो विद इन मिनट्स ऑफ स्ट्रोक जो है वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, जबकि इस्कीमिक पेनम्बरा जो है वो थोड़ी देर तक वो रहते हैं, जिंदा रहते हैं वो सेल्स। ठीक है, तो इधर ये एक इंपॉर्टेंट बात की थी। अच्छा, इस्कीमिक की जो कॉजेज़ मैंने बताई थी, इस्कीमिक मतलब ब्लड सप्लाई कम हो जाना, रप्चर की वजह से नहीं, ब्लड सप्लाई कम हो जाना। तो वो मैंने बताया था थ्रोम्बोसिस की वजह से, एम्बोलिक, और इसके अलावा और भी रीजंस हैं। तो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक जो थ्रोम्बोटिक डिजीज़ है मतलब एक क्लॉट बन जाना। ठीक है, वो ज़्यादातर करोटिड या करोटिड आर्टरी हो गई, एओर्टिक आर्क हो गया, इस जगह पे ज़्यादातर एथीरोस्क्लेरोसिस की वजह से इधर क्लॉट बन जाता है। ठीक है, जो कि 55% ऑफ केसेस में ये कॉज करता है सेरेब्रल इन्फार्क्शन। जबकि एम्बोलिक में जो कार्डियोजेनिक है, हार्ट की वजह से 20% एम्बोलिज्म होती है, मतलब हार्ट में कुछ मसला आया है, जैसे इधर लिखा हुआ है कोई वॉल्वुलर कोई मसला आया, म्यूरल थ्रोम्बा है, जैसे ये मेटल स्टेनोसिस, एंडोकार्डोसिस, ये इधर एग्जांपल लिखी हुई है इसकी, जिसकी वजह से एक क्लॉट बन के वो ट्रेवल कर सकता है, ब्रेन की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो एम्बोलिक रीज़न है जिसकी वजह से कॉज हो सकता है स्ट्रोक, इस्कीमिक स्ट्रोक। एक्स्ट्रा क्रेनियल आर्टरी में एम्बोलस बन सकता है। ठीक है, जो आर्टरीज है, ये एओर्टिक आर्क हो गया, उधर एक क्लॉट आया और उसने ब्लॉक कर दी आर्टरी को। ठीक है, इसके अलावा पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म, पैराडॉक्सिकल मतलब जो कि माना नहीं जाता ज़्यादातर, इसके लिए पैराडॉक्सिकल वर्ड यूज़ किया जाता है। ये DVT की वजह से ज़्यादातर क्लॉट बनता है और वो ब्रेन में जाता है। आपको अगर पता हो कि वेन्स से ब्लड किधर जाता है, हार्ट में जाता है, हार्ट से किधर जाता है, लंग्स में। तो जब वेन्स में DVT बना हुआ है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुई हुई है, एक क्लॉट बना हुआ है वेन में, वो पहले जाता है हार्ट, हार्ट से जाता है लंग्स की तरफ,
लंग्स में वो ज़्यादातर पल्मोनरी एम्बोलिज्म कॉज करता है, ठीक है। ये नॉर्मली ऐसे होता है। बाज़ लोग ऐसे होते हैं डायरेक्ट जो है ये वेन जो है डायरेक्ट हार्ट की तरफ ब्रेन की तरफ नहीं जाती कि स्ट्रोक कॉज हो, ठीक है, ये पहले लंग्स की तरफ जाती है, तो लंग्स में कॉज होता है एम्बोलिज्म, ठीक है। बाज़ केसेस में ऐसा होता है, बाज़ लोगों को एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है, फोरामेन ओवेल खुला रह जाता है, या पीडीए वीएसडी, ये जो कंडीशंस है ये होती है, जिसकी वजह से उनके हार्ट में एक सुराख होता है या एबनॉर्मल कनेक्शन होता है। तो वेन्स वाला ब्लड जो है वो चला जाता है आर्टरी वाले ब्लड में, तो आर्टरी का ब्लड तो ब्रेन की तरफ भी जाता है, तो आर्टरी वेन्स का जो वो जो क्लॉट था वो गया आर्टरी में, और आर्टरी से डायरेक्ट चला गया ब्रेन में, तो इसलिए इसे पैराडॉक्सिकल एम्बोलिज्म कहते हैं। तो ये 3 कंडीशंस पड़ी है, कॉजेज़ पड़ी है, इसकी वजह से इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा लेक्यूनर स्ट्रोक, लेक्यूनर मतलब जो आर्टरीज होती है वो डीप ब्रेन के अंदर जाती है, ब्रेन के अंदर जो है छोटी छोटी आर्टरीज जा रही होती है, एक तो मेन आर्टरीज होगी एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पीसीए हो गई, एमसीए हो गई, तो वो जो है आपस में डिवीजन करके फिर छोटी छोटी ब्रांचेस देती है, तो उन छोटी छोटी ब्रांचेस में जब होता है स्ट्रोक तो उसे लेक्यूनर स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। तो 20% ऑफ इन्फार्क्शन इसकी वजह से होती है इस्कीमिक स्ट्रोक में, 55% थ्रोम्बोटिक की वजह से, 20% कार्डियोजेनिक की वजह से। तो ज़्यादातर हाइपरटेंशन के साथ ये रिलेटेड है। इसमें छोटे छोटे इन्फार्क्शन बनते, इतना सेवियर स्ट्रोक नहीं होता ये। ब्रेन के जो रीजन है छोटी छोटी, जो 15 मिलीमीटर से भी कम रीजन पे सेल डेथ हो जाती है। तो इसकी कॉजेज़ छोटे छोटे क्लॉट्स हो गए, माइक्रोथ्रोम्बाई, लिपोहाइलिनोसिस हो गई, हाइलिन आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, आर्टरी रिलेटेड डिजीज़ है, माइलॉइड एंजियोपैथी, माइक्रोएम्बोलाई, इन सब की वजह से ये कॉज हो सकता है। अच्छा, अब सिम्टम्स पढ़ते इस्कीमिक स्ट्रोक के। ये इस्कीमिक स्ट्रोक हम लोग पढ़े, इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हेमोरेजिक स्ट्रोक पे जाएंगे। तो इस्कीमिक स्ट्रोक के सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कौन सी आर्टरी में ब्लॉकेज हुई है, ठीक है। अगर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, या वर्टिब्रोबेसिलर आर्टरी है, तो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो कि ब्रेन के आगे वाले हिस्से को प्रोवाइड करती है सप्लाई, फ्रंटल लोब और साथ ही साथ जो सेंसरी कोर्टेक्स हो गया थोड़ा बहुत, और मोटर कोर्टेक्स, उसको भी थोड़ी बहुत सप्लाई दे सकती है। तो इसके जो सिम्टम्स हो गए ये लिखे हुए हैं। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी के नज़दीक जो रीजन है वो सेंसरी है, तो सेंसरी लॉस हो जाती है, लेग्स में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आर्म। होमोंक्यूलस को अगर आप देखें, होमोंक्यूलस एक वो होता है, शेप सी बनी होती है, ब्रेन जो हिस्सों को प्रोवाइड करता है बॉडी के। लेग्स का जो ब्रेन का जो सुपीरियर पोर्शन है, जो सेंसरी कोर्टेक्स या मोटर कोर्टेक्स का, उसके ऊपर की तरफ लेग्स बने हुए हैं, तो मतलब ऊपर की तरफ अगर ब्रेन में डैमेज आए तो लेग्स अफेक्ट होगी, अगर ब्रेन के नीचे की तरफ डैमेज आए तो फेस अफेक्ट होगा। तो एसीए ऊपर की तरफ ज़्यादा सप्लाई देती है, तो उसमें लेग्स और आर्म्स ये चीज़ें अफेक्ट होती है, इसके अलावा फेस बच जाता है, ठीक है। कॉन्ट्रालैटरल वीकनेस होती है, जब आपका जो कोर्टेक्स है, सेरेब्रल कोर्टेक्स, वो जब डैमेज होगा आपको हमेशा कॉन्ट्रालैटरल सिम्टम्स आते हैं, जबकि अगर आपका ब्रेन स्टेम डैमेज हो गया तो आपको इप्सिलैटरल फेशियल वीकनेस हो सकती है। तो ये अभी आगे ये पॉइंट आएगा भी। तो ये इसकी कंडीशंस देख लो, इसमें क्या कुछ होता है। एमसीए अगर इन्वॉल्व हो गया तो उसमें ज़्यादातर मोटर साइंस होगी, कॉन्ट्रालैटरल हेमीप्लेजिया, हाफ बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। इसके अलावा हेमी सेंसरी लॉस भी हो जाएगा फेस और आर्म का। एमसीए मैंने कहा था कि वो जो है नीचे वाला साइड ऑफ द ब्रेन के नीचे वाले हिस्से को और साइड ऑफ द ब्रेन के ऊपर वाले हिस्से को एसीए ज़्यादातर सप्लाई कर रहा है, तो इसमें फेस और वो इन्वॉल्व हो जाता है आर्म, ठीक है। अच्छा, अगर डोमिनेंट हेमिस्फेयर, अगर आप राइट हैंड, ज़्यादातर लोग जो होते हैं राइट हैंडेड होते हैं, तो राइट हैंड अगर आपका है तो इसका मतलब आपका ऑपोजिट ब्रेन जो है वो डोमिनेंट है, सही है, क्योंकि डोमिनेंट ब्रेन जो है, ऑपोजिट ब्रेन जो है वो आपके ऑपोजिट हैंड को सप्लाई करता है। तो आपका राइट हैंड, अगर एक बंदा राइट हैंडेड है तो उसका लेफ्ट ब्रेन इन्वॉल्व है ज़्यादा, तो डोमिनेंट उसका हेमिस्फेयर कौन सा होगा, लेफ्ट साइड। अगर आप लेफ्ट हैंडेड है तो आपको डोमिनेंट हेमिस्फेयर राइट साइड ऑफ द ब्रेन होगी। जब डोमिनेंट हेमिस्फेयर इन्वॉल्व होता है तो उसमें स्पीच डिस्टर्बेंस ज़्यादातर आती है, ठीक है। आपका लेफ्ट ब्रेन ज़्यादातर उसमें ब्रोकस और वर्निक्स एरिया होता है, वो इफेक्ट हो जाए, ब्रोकस जब इफेक्ट हो जाता है तो उसकी वजह से भी स्पीच डिस्टर्बेंस होती है, जिसको एफेजिया कहते हैं। जब ब्रोकस इफेक्ट होगा तो आप बातें कर नहीं सकेंगे, समझ आपको आएगी सारी बातें, ठीक है, लेकिन आप कर नहीं सकेंगे। जब आपको वर्निक्स एरिया इन्वॉल्व होगा तो आपको बातें तो करेंगे लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, आपको किसी और की भी समझ नहीं आ रही, और आप जो बोल रहे हो उसकी भी आपको समझ नहीं आ रही, आप उल्टा पुल्टा बोलोगे, ठीक है। इसको फ्लुएंट एफेजिया भी कहते हैं, वर्निक्स एफेजिया को। सही हो गया। तो नॉन डोमिनेंट जब इफेक्ट होता है
राइट हेमिस्फीयर ऑफ द ब्रेन इफेक्ट होता है, राइट एमसीए होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका विजुअल स्पेशल, आपको जो इर्द गिर्द इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी आपको सही से समझ नहीं आती। विजुअल स्पेशल डिस्टर्बेंस हो गई, पेशेंट कैन नॉट गेट रेस्ट, उसको रास्ते भूल जाते हैं। ये एसीए पढ़ लिया, एमसीए पढ़ लिया। अब है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर सप्लाई कोर्टेक्स को देती, पोस्टीरियर सेरेब्रल कोर्टेक्स उसको देती है, सॉरी, ऑक्सीपिटल लोब को। ऑक्सीपिटल लोब ज़्यादातर विजन के साथ काम है इसका। तो इसमें कॉन्ट्रोलैटरल होमोनिमस हिमेनोपिया विद मैक्यूलर स्पेयरिंग हो जाती है। विजुअल हेल्यूसिनेशंस आती है, विजुअल एग्नोसिया, आप किसी चीज़ को देख के सब आपको पता नहीं होगा क्या चीज़ है, या फ़र्क नहीं कर सकेंगे। अब जो लास्ट रह गया वर्टिब्रोबेसिलर आर्टरी, ये जो 3 ब्रांचेस थी ये कैरोटिड आर्टरी से आगे ब्रेन की तरफ जाती है। ये पीछे वर्टिब्रोबेसिलर आर्टरी की भी फिर देखें, सबसे नीचे वर्टिब्रल आर्टरी होती है, वो डिवाइड होती है बेसिलर आर्टरी में और सेरेब्रल आर्टरी में, ठीक है। तो वो अगर वर्टिब्रल आर्टरी में आपको आ गया है, ब्लॉकेज हो गई है, ऑक्लूजन हो गई है, उसकी वजह से इस्कीमिक स्ट्रोक होगा। किस जगह का होगा? ज़्यादातर आपके जो पोस्टीरियर जो ऑक्सीपिटल लोब के जो नीचे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो सेरेबेलम हो गया, ब्रेन स्टेम वगैरह हो गया, वो इन्वॉल्व होते हैं इसमें, ठीक है। तो इसकी वजह से इप्सिलेटरल, मैंने आपको कहा था जब ब्रेन स्टेम में इन्वॉल्व होगा तो इप्सिलेटरल साइंस एंड सिम्टम्स होगी, जबकि फेस के, जबकि अगर वो इन्वॉल्व होगा, मोटर कोर्टेक्स इन्वॉल्व होगा, ब्रेन इन्वॉल्व होगा जो सेरेब्रल कोर्टेक्स है, तो फिर आपके कॉन्ट्रालेटरल सिम्टम्स होते हैं। तो वॉलनबर्ग सिंड्रोम होता है अगर वर्टिब्रल आर्टरी की ब्लॉकेज हो जाए, इसकी सिम्टम्स देख ले आप। इसके अलावा बेसिलर आर्टरी हो तो उसमें अगर मिड ब्रेन इन्वॉल्व हो गया तो डायलेटेड होगी प्यूपिल्स, अगर पॉन्स इन्वॉल्व हो गए तो पिन पॉइंट प्यूपिल्स होगी। सही हो गया। क्वाड्रेप्लीजिया होती है बेसिलर आर्टरी अगर इन्वॉल्व हो जाए, क्योंकि उधर से ही नर्व्स वगैरह गुजर रही होती है। क्रेनियल नर्व्स की पॉलिसी हो जाती है क्योंकि बेसिलर आर्टरी जो मिड ब्रेन और उन पॉन्स रीजन को सप्लाई करती है, तो उधर से ज़्यादातर क्रेनियल नर्व्स भी निकलती है। लॉक्ड इन सिंड्रोम भी हो जाता है इसमें, कि पेशेंट सब कुछ अवेयर है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। सेरिबेलर आर्टरी जो कि सेरिबेलम को प्रोवाइड कर रही है, सेरिबेलम का काम मूवमेंट के साथ है, बैलेंस के साथ है। तो वर्टिगो, नोजिया, वॉमिटिंग, डिप्लोपिया, निस्टेगमस, आई की मूवमेंट, अब नॉर्मल मूवमेंट, इप्सिलेटरल लिम्ब एटेक्सिया, मूवमेंट सही से नहीं करना एक साइड के लिम्ब की, तो वो हो सकता है। जिस साइड पे सेरेबेलम इन्वॉल्व होगा उस साइड के लिम्ब की मूवमेंट सही नहीं होगी। लेक्यूनर स्ट्रोक, ये जो स्पेसिफिक थोड़ा सा रीजन अफेक्ट हो जाए तो उसके रिलेटेड सिम्टम्स हो गए, जैसे कि अब मोटर जो कोर्टेक्स है, जो सेरेब्रल आपका कोर्टेक्स सेरेब्रम, उसमें थोड़ी सी मोटर रीजन इन्वॉल्व होगी तो प्योर मोटर वीकनेस होगी। अगर थोड़ी सी सेंसरी रीजन हो गई तो प्योर सेंसरी, इस तरह हो गया। सही है। हेमीप्लेजिया, हेमीप्लेजिया की 2 टाइप्स हैं, अनक्रॉस्ड हेमीप्लेजिया और क्रॉस्ड हेमीप्लेजिया। यही जो मैं आपको ऊपर बात बताई थी कि जब सेरेब्रल कोर्टेक्स इन्वॉल्व हो जाए तो उसमें क्या होगा, उसमें जो है कॉन्ट्रालेटरल हेमीप्लेजिया होगा और साथ ही कॉन्ट्रालेटरल क्रेनियल नर्व, आपका फेस कॉन्ट्रालेटरल साइड इन्वॉल्व होगी। अगर आपका लेट सपोज लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन डैमेज हो गया, सेरेब्रल कोर्टेक्स, तो आपका राइट फेस और राइट साइड ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व होगी। अगर आपका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व हो गया तो आपकी राइट साइड की बॉडी और लेफ्ट साइड का ही फेस, लेफ्ट साइड का आपका ब्रेन स्टेम इन्वॉल्व, लेफ्ट साइड का ही फेस आपका इन्वॉल्व होगा। तो इप्सिलेटरल क्रेनियल नर्व पॉलिसी होती है इसमें, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक जो होती है, जो पीछे की तरफ जो ब्लड सप्लाई होती है, जिस तरह पीसीए हो गया, वर्टिब्रोबेसिलर हो गया, वो इन्वॉल्व हो जाए तो उसमें 4 डीज आते हैं, 4 सिम्टम्स आते हैं जो कि ज़्यादातर हर एक उसमें होते हैं। डिप्लोपिया, डिजीनेस, डिस्फेजिया और डिसआर्थरिया। डिस्फेजिया मतलब खाना सही से नहीं खा सकता, डिसआर्थरिया बोल सही से नहीं सकता। वेबर सिंड्रोम भी इसमें होता है, ठीक है, जिसमें एप्सिलेटरल क्रेनियल नर्व ऑक्यूपुलोमोटर की पॉलिसी हो जाती है और साथ कंट्रोलेटर हेमीप्लेजिया। अच्छा, आपको इस्कीमिक स्ट्रोक कैसे मालूम कर सकेंगे कि इस पेशेंट को इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ या हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ? एक पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे स्ट्रोक के, तो आप उसका सबसे पहले अर्जेंट जो सबसे पहले किया जाता है सीटी स्कैन किया जाता है। सीटी स्कैन जो है बेस्ट इनिशियल है स्ट्रोक के लिए, लेकिन स्पेसिफिक नहीं है। वो आपको डिफ्रेंशिएट तो कर लेगा, लेकिन स्टार्ट में जो फर्स्ट 48 आवर्स होते हैं उसमें ज़्यादा डिफ्रेंशिएशन नहीं होती। सही है, इस्कीमिया का नहीं पता लगता उसमें स्ट्रोक का। तो अगर आपने सीटी स्कैन किया और आपको ब्लड नज़र नहीं आ रहा ब्रेन में, तो मोस्ट प्रोबेबली इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकता है, क्योंकि जब रप्चर होता है तो हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, रप्चर नहीं हुआ तो इस्कीमिक स्ट्रोक ही होगा। तो नॉन कंट्रास्ट सीटी स्कैन, इसके अलावा आप डिफ्यूजन वेटेड एमआरआई कर सकते हैं जो कि मोस्ट एक्यूरेट है। सही है, इससे आपको पता लग सकता है, लेकिन ये महंगा है और टाइम भी लेता है। अदर इन्वेस्टिगेशंस आप स्ट्रोक के रिलेटेड जो आपको रिस्क फैक्टर्स हो गए, अगर वेस्कुलर कोई डिजीज़ है उसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है, तो आप वेस्कुलर डिजीज़ देखोगे किस जगह पे ब्लॉकेज हुई है जिसकी वजह से हो रहा है, तो उसके लिए आप डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड ऑफ कैरोटिड आर्टरी भी कर सकते हो, एमआरआई कर सकते हो, एंजियोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस या सीटी एंजियोग्राफी।
इसके अलावा अगर हार्ट की वजह से हार्ट में कोई क्लॉट बना है जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप हार्ट का चेक करोगे। एट्रियल फिब्रिलेशन मोस्ट कॉमन कॉज है जिसकी वजह से क्लॉट बनता है और वो ब्रेन की तरफ जाता है। तो ये कार्डियक ईसीजी और एकोकार्डियोग्राम करके जिससे आप हार्ट का पता चल जाएगा कि हार्ट में कोई मसला है। अगर हार्ट का मसला है तो फिर हार्ट को आप ट्रीटमेंट करोगे। इसी तरह और जो रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से हो सकता है, जिस तरह एथेरोस्क्लेरोसिस था, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, ब्लड ग्लूकोज हो गया, ये सब चीज़ें चेक करेंगे कि इसकी वजह से भी स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स में आते हैं नहीं सब। तो ये सब कुछ आपने चेक करना है। इस्कीमिक स्ट्रोक की ट्रीटमेंट क्या होगी? सबसे पहले इसमें ज़्यादातर क्या होता है, क्लॉट बनता है। ठीक है, क्लॉट जाके आर्टरी को रोक देता है। तो हमारा सबसे पहले काम क्या होगा, क्लॉट को तोड़ना। अगर क्लॉट बना हुआ है, इस्कीमिक स्ट्रोक है, तो टीपीए सबसे पहले देते हैं। टीपीए टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ये जो है ये क्लॉट को तोड़ता है। थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी इसे कहते हैं, थ्रोम्बोलिसिस। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सबसे फर्स्ट 3 आवर्स, एक पेशेंट को सिम्टम्स आए हैं उसको आप 3 आवर्स के अंदर दे देना तो उसके चांसेस है बहुत ज़्यादा रिकवरी के। अगर आप उसे 4 to 4.5 आवर्स के अंदर अंदर टीपीए एडमिनिस्टर कर ले तो उसके चांसेस है कि उसकी मोर्टेलिटी कम हो जाए, मोर्टेलिटी को इम्प्रूव करता है। सही। अगर 4.5 आवर्स से ऊपर हो गया स्ट्रोक उस पेशेंट को तो उसको टीपीए देने की ज़रूरत नहीं है, फिर उसको एस्पिरिन पे डालते हैं। सही हो गया। इसके अलावा टीपीए पेशेंट को कब नहीं देते, अच्छा हेमोरेजिक स्ट्रोक हुआ है, उसकी आर्टरी रप्चर हो गई है तो उधर तो ब्लड क्लॉट बनना ज़रूरी है ताकि उस आर्टरी को रोक सके ब्लीडिंग को। तो उधर अगर आपने टीपीए दे दिया तो और भी ज़्यादा सेवेरिटी हो सकती है स्ट्रोक की। तो टीपीए के कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये आप देख लिया। अगर 3 महीनों के अंदर अंदर आपको एमआई हुआ या स्ट्रोक हुआ था तो आपने टीपीए नहीं देना। अगर 3 वीक्स के अंदर अंदर आपको जीआईटी ब्लीडिंग या कोई ब्लीडिंग हुई है तो आपने नहीं देना टीपीए। अगर 2 वीक्स के अंदर आपकी सर्जरी हुई है कोई मेजर तो आपने नहीं देना टीपीए। अगर उस पेशेंट को लंबर पंक्चर हुआ है 7 डेज़ के अंदर कराए या आर्टीरियल पंक्चर कराए तो तब भी टीपीए नहीं देना क्योंकि ब्लीडिंग के फिर से चांसेस होते हैं। लेबोरेटरी अगर प्लेटलेट्स की काउंट कम है तो आपने नहीं देना उसे टीपीए क्योंकि ऑलरेडी उसके प्लेटलेट्स कम है, ब्लड क्लॉट नहीं बनते और आप टीपीए भी दे रहे हो तो उसको ब्लीडिंग हो सकती है। सीरम ग्लूकोज अगर कम या बहुत ज़्यादा है इस वैल्यू से तब भी नहीं देना। आईएनआर रेशियो जो है आईएनआर वो कम हो 1.7 से ज़्यादा हो तब भी नहीं देना। सही है। तो हेपेरिन ये दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ये जो है प्रोफाइलैक्सिस के लिए, एक पेशेंट को एक बार स्ट्रोक हो गया उसको फिर हेपेरिन देते हैं। ये एक ब्लड थिनर है ताकि उसे फिर से स्ट्रोक ना हो, तो रिकरेंट से बचाता है, रिकरेंट इस्कीमिया से बचाता है। सही हो गया। हेमोरेज के चांसेस हेपेरिन से ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि ये ब्लड थिनर है तो ब्लीडिंग हो सकती है कहीं ना कहीं, तो इसलिए ज़्यादातर यूज़ नहीं किया जाता। इसके अलावा एंटी प्लेटलेट थेरेपी उस पेशेंट को देते हैं जब उसको स्ट्रोक हो जाता है। टीपीए तो एडमिनिस्टर कर दिया है, टीपीए जब एडमिनिस्टर कर दे तो उसके जो है एक दिन बाद जाके आफ्टर 24 आवर्स उसको एस्पिरिन पे डाल देते हैं। अगर टीपीए नहीं दिया तो उसको डायरेक्ट एस्पिरिन पे 300 मिलीग्राम स्टार्ट में देते हैं, फिर उसके बाद हर रोज़ जो है 75 मिलीग्राम देते हैं। इसके अलावा उसको डायपेरिडामोल भी दे सकते हैं। अगर पेशेंट ऑलरेडी एस्पिरिन पे है तो उसको फिर साथ डायपेरिडामोल ट्वाइस डेली 200 मिलीग्राम देते हैं, या क्लोपिडोग्रेल। ये जो है डायपेरिडामोल भी ब्लड थिनर और क्लोपिडोग्रेल जो है वो क्लॉट को तोड़ता है। सही है। तो एंटीप्लेटलेट है। अच्छा, डायपेरिडामोल और क्लोपिडोग्रेल के बारे में बताया कि एस्पिरिन के साथ अगर आप डायपेरिडामोल देंगे वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू एस्पिरिन एलोन। सही है। कैरोटिड रिवास्कुलराइजेशन ये एक और तरीका है। एक पेशेंट है, मैंने आपको बताया इस्कीमिक स्ट्रोक में ब्लड क्लॉट हो सकता है तो ब्लड क्लॉट के लिए ऊपर ये ट्रीटमेंट्स दे दिए। अगर उसकी कैरोटिड स्टेनोसिस हुई हुई है, कैरोटिड आर्टरी जो है ये नैरो हुई हुई है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, ब्लड कम जा सकता है, ब्रेन को डैमेज हो सकता है। ठीक है। तो अगर कैरोटिड स्टेनोसिस है 70% से लेके 99% तक स्टेनोसिस हुई है, 79%, 70 से 99% तक ब्लॉक हुआ है तो तब आपने देना है ये। तब ये सर्जरी कराए तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर एसिम्टोमेटिक हो और एज उसकी 75 से कम है तो तब आप ये कर सकते हैं। ये सिम्टोमेटिक है और 70 to 99% ब्लॉकेज है तो तब आपने ये कैरोटिड रिवास्कुलराइजेशन करनी है। कैरोटिड एंडार्टेरेक्टोमी ये प्रोसीजर है जिसके थ्रू की जाती है। सही हो गया। सेकेंडरी प्रिवेंशन, आप जो रिस्क फैक्टर्स थे उनको कंट्रोल करो तो इसके थ्रू आप स्ट्रोक की प्रिवेंशन कर सकते हैं। सही हो गया। अच्छा, ये इस्कीमिक स्ट्रोक पढ़ लिया। अब है हेमोरेजिक स्ट्रोक। एक पेशेंट है उसकी आर्टरी रप्चर हो गई है जिससे ब्लड निकल रहा है। वो किधर आर्टरी रप्चर हो सकती है, ब्रेन के अंदर हो सकती है जो कि इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज कहलाएगा। अगर ब्रेन से जो सब एरेक्नॉइड जो रीजन है उधर जो आर्टरीज है वो रप्चर हो गई है
तो वो सब एरेक्नाइड हेमरेज कहलाएगा। सर अब एरेक्नाइड हेमरेज हमने काफ़ी पढ़ा हुआ है, थंडर क्लैप उसमें जो हेडेक होता है, तो वो तो सबको पता होगा। अच्छा, इंट्रापेरेन्काइमल हो गया, जिसको इंट्राक्रेनियल हेमरेज भी कहते हैं। इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज ज़्यादातर हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं। मोस्ट कॉमन कॉज जो है इसकी ये, और ज़्यादातर ये किधर होता है, इंट्रापेरेन्काइमल ब्रेन के अंदर जो हेमरेज होता है वो ज़्यादातर प्यूटामेन में मोस्ट कॉमन साइट है। इसके अलावा थैलेमस पॉन्स हो गया, सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स हो गए, इधर हो सकता है। इसके जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज हो सकते हैं, एक तो हाइपरटेंशन हो गया, इसके अलावा एटिरोवेनस मालफॉर्मेशन, ये सारे आप देख लें, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या होंगे, ब्रेन के अंदर हेमरेज हुई है, उस जगह पे ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा है, तो उसकी वजह से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस उसका कम हो सकता है, जीसीएस स्केल उसका कम आ सकता है, वॉमिटिंग, हेडिक जो है उसे होगी। इसके अलावा सीजर्स के चांसेस हो सकते हैं उसे हो। इसके अलावा जो रीजन अफेक्ट हुआ है उसके रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स आ सकते हैं। इसकी मैनेजमेंट कैसे की जाएगी, हेमरेज हुई है ना, सबसे पहले डायग्नोसिस होगी। डायग्नोसिस आप करेंगे सीटी स्कैन बेस्ट, सीटी स्कैन के थ्रू आपको पता चल जाएगा उस जगह पे हेमरेज हुई है, सही है। एमआरआई भी आप कर सकते हैं, एंजियोग्राफी के थ्रू आपको पता चल सकता है किस जगह पे ब्लीडिंग हुई है, सही हो गया। मैनेजमेंट इसमें सबसे पहले क्या होगी, अगर जीसीएस स्कोर उसका 8 से कम आ रहा है तो उसको एयरवे प्रोटेक्शन और इंट्यूबेशन करेगी, क्योंकि वो अपने जो ब्रीथिंग में वो ज़ुबान टंग आती है और वो सही से सांस नहीं ले सकता। इसके अलावा हाइपरथर्मिया को आप अवॉइड करेंगे और एलिवेशन करेंगे हेड ऑफ द बेड की, ताकि ब्लड ब्लीडिंग और ज़्यादा ना हो, ऊपर की तरफ ब्रेन की तरफ प्रेशर ज़्यादा ना जाए। इसके अलावा जिस रीजन की वजह से वो रप्चर हुई आर्टरी, विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। कोगुलोपैथीज बाज होती है जिसकी वजह से ब्लड रप्चर, आर्टरी रप्चर हो सकती है, तो उसको आपने ट्रीट करना है, जो कि रिवर्सिबल कोगुलोपैथीज हो, जैसे विटामिन के की कमी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे देंगे। आईएनआर जो है उसका लेवल कम हो 1.4 से, तो इसका मतलब है उसकी ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा हो गए। प्लेटलेट्स काउंट कम है तो उसको ज़्यादा करेंगे, सही हो गया। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के थ्रू हो गया। अच्छा, डेस्मोप्रेसिन दे सकते हैं। स्ट्रिक्ट बीपी कंट्रोल, उसका बीपी भी आप नॉर्मल रखें क्योंकि हाइपरटेंशन की वजह से होता है। इसके अलावा एंटी सीजर्स प्रोफाइलेक्सिस, उसको पहले से ही स्टार्ट में ही जैसे ही उसको हुआ है हेमोरेजिक स्ट्रोक, आप उसको एंटी सीजर ड्रग्स भी, मेडिकेशंस भी देंगे, फेनिटोइन जैसे हो गया, ताकि उसको सीजर ना हो जाए। इसकी वजह से सर्जिकल डिकम्प्रेशन, जब उधर हेमोरेज होती है तो उधर ब्रेन में ब्लड ज़्यादा हो रहा है, उधर प्रेशर बन रहा है, तो आप उधर की जो बोन है उसको रिमूव कर दें ताकि उधर प्रेशर थोड़ा रिलीज़ हो जाए, सही हो गया। ज़्यादातर लार्ज हेमरेज के लिए होता है। सब एरेक्नाइड हेमरेज, ये दूसरी टाइप है हेमोरेजिक स्ट्रोक। हेमोरेजिक मैंने बताया ब्रेन के अंदर या सब एरेक्नाइड स्पेस में। सब एरेक्नाइड स्पेस में जब होता है वो या तो बेरी एन्यूरिज्म की वजह से होता है, या उधर वेस्कुलर मालफॉर्मेशन हुई होती है जिसकी वजह से सब एरेक्नाइड हेमरेज हो जाता है। हेमेटोलॉजिक डिस्टर्बेंस, ट्यूमर हो, ट्रॉमेटिक हेमाटोमा हो जाए जिसकी वजह से ये सब हो सकता है। बेरी एन्यूरिज्म जो है मोस्ट कॉमन टाइप है जिसकी वजह से सब एरेक्नाइड हेमरेज होता है, सही हो गया। इसमें ज़्यादातर किधर होता है, मोस्ट कॉमन साइट किधर है एन्यूरिज्म बनने की। एन्यूरिज्म किसे कहते हैं, वो जो ब्लड आर्टरी है, आर्टरी एक जगह से कमज़ोर हो जाए तो उधर से वो उभर जाती है, निकल आती है बाहर की तरफ वो आर्टरी, और वो वीकेस्ट पॉइंट होता है, वो रप्चर हो जाता है बीपी की वजह से ज़्यादातर। तो इसकी कॉजेज़ देखें, इसकी कॉजेज़ जो है स्मोकिंग और हाइपरटेंशन मेन कॉज है। इसके अलावा जो है ये और कॉजेज़ भी इसकी है। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स इसमें क्या हो गए, थंडर क्लैप हेडिक, सवेयर हेडिक, वर्स्ट हेडिक जो हो सकता है वो थंडर क्लैप हेडिक हो सकता है, सब एरेक्नाइड हेमरेज की वजह से ज़्यादातर होता है, सही हो गया। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस 50% से कम केसेस में होती है, मतलब कि एक पेशेंट को स्ट्रोक हो गया, हेमोरेजिक स्ट्रोक हो गया है सब एरेक्नाइड हेमरेज वाला, वो ज़्यादातर कॉन्शियस होते हैं पेशेंट्स। आपके पास एक पेशेंट हॉस्पिटल में आया है, उसको स्ट्रोक हुआ है लेकिन वो कॉन्शियस होगा, ऐसे भी होता है, ठीक है। तो मेनिंजियल इरिटेशन जो कि मेनिंजाइटिस के साइंस होते हैं, उस तरह के साइंस भी थोड़े बहुत हो सकते हैं, ठीक है। इसकी डायग्नोसिस के लिए सब एरेक्नॉइड हेमरेज हुआ है, सब एरेक्नॉइड का सीएसएफ, उधर सीएसएफ फ्लूइड होता है, तो सीएसएफ फ्लूइड में ब्लड आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो सीएसएफ जो होता है वो तो स्पाइनल कॉर्ड में भी जा रहा होता है, तो इसकी डायग्नोसिस के लिए सीटी स्कैन सबसे पहले कर सकते हैं, ब्लीडिंग का बता लेता है, सही है। पहले फर्स्ट जो है 12 आवर्स में ये बहुत सेंसिटिव होता है, बहुत अच्छे से बता देगा आपको। इसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो ज़्यादातर डॉक्टर्स यूज़ करते हैं वो है लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर जो है ये सीएसएफ ड्रेन की इससे लिया जाता है, जो लंबर रीजन होता है ज़्यादातर L3 से, तो उसमें
ये बताता है कि वो तो नहीं है, ये प्रेशर प्रेशर सबसे पहले उधर देखते हैं। इसके अलावा देखते हैं आरबीसीज तो नहीं है, वे आरबीसीज आए हुए तो फिर पता चल जाता है कि इधर ब्लीडिंग हुई हुई है। तो जेंथोक्रोमिया आरबीसी की जो होती है हेमोलिसिस, उसकी वजह से येलो कलर वो जो होता है, जो कंपाउंड होता है उसका नाम मुझे बोल, हीमोग्लोबिन आई थिंक, तो उसकी वजह से येलो कलर होता है। आरबीसीज रेज्ड होते हैं, डब्ल्यूबीसीज का जो रेशो होता है वो आरबीसी के वो नॉर्मल होता है, ठीक है। जबकि मेनिंजाइटिस में डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो जाते हैं। सही हो गया, ये फ़र्क है इन दोनों में। ग्लूकोज नॉर्मल होता है, प्रोटीन ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आरबीसी रप्चर हुए वो प्रोटीन होता है। तो इधर इन्होंने यही बात की है मैंने जो आपको अभी बताई है, मेनिंजाइटिस में जो रेशो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट जो है वो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, सही है, ताकि और फिर से रप्चर ना हो जाए। इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देंगे ताकि वैसोस्पाज्म ना हो। जब उधर ब्लीडिंग होती है तो उधर आर्टरीज वासोस्पाज्म हो जाती है ताकि और ब्लीडिंग ना हो। तो जब वासोस्पाज्म होगी तो उसकी वजह से जो है उधर और भी स्ट्रोक होने के चांसेस है, ब्लड सप्लाई कम हो रहा है, ठीक है। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देते हैं। इसके अलावा सीज़र की प्रोफाइलैक्सिस के लिए फेनिटोइन दे देते हैं ताकि सीज़र ना हो, क्योंकि हेमोरेजिक स्ट्रोक है। इसके अलावा सर्जिकल क्लिपिंग ऑफ एन्यूरिज्म कर लेते हैं। जो बेस्ट एन्यूरिज्म के लिए वो है प्लेटिनम कॉइल इंसर्ट कर देना, सही है। तो उस वो ज़्यादा अच्छी चॉइस है। कॉम्प्लिकेशंस इसके साथ हो सकती है, हाइड्रोसेफेलस ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलस बन सकता है, ठीक है। तो सर्जिकल शंट के थ्रू वो जो सीएसएफ का जो प्रेशर ज़्यादा हो रहा है ब्रेन में, तो वो रिलीज़ करने के लिए करते हैं। इसके अलावा सेरेब्रल इस्कीमिया हो जाता है तो उसको वेसोडाइलेटर्स के थ्रू ट्रीट करते हैं। हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, सही है। इसके अलावा सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन चेस्ट इन्फेक्शन वीनस थ्रोम्बोसिस भी हो सकती है। ये आपको इमेजेस दिखा रहे सीटी स्कैन की, ये इस्कीमिक स्ट्रोक की है। इस दूसरे में आपको ब्लड नज़र आ रहा है, इधर ये जो ब्लीडिंग हुई हुई है, इंजरी हुई हुई है, ये सब एरेक्नॉइड हेमरेज की। ये देखे थ्रू आउट द, इधर ये जो एरेक्नॉइड ये रीजन है, एरेक्नॉइड स्पेस है इस ब्रेन के इर्द गिर्द, इधर सारा का सारा ब्लीडिंग हुई हुई है। तो इसके साथ ये वाला ख़त्म।